डीएनए मित्रों, आज का डीएनए हम बंगाल के मतदाताओं को समर्पित करते हैं। उन मतदाताओं को जिन्होंने लोकतंत्र की दुनिया में भारत का मस्तक सबसे ऊंचा कर दिया। उन लोगों को जिन्होंने 92% से ज्यादा वोटिंग करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। लोकतंत्र के लिए इससे अच्छी खबर हो ही नहीं सकती। लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए इससे खुशी की बात नहीं हो सकती, क्योंकि जो बंगाल ने किया वो अपने आप में कीर्तिमान है। और इसीलिए आज हम डीएनए में विश्लेषण की शुरुआत पश्चिम बंगाल के पहले चरण के रिकॉर्ड तोड़ मतदान से करेंगे। मित्रों, अब तक की जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में 92.14% की वोटिंग हुई है। आज तक पश्चिम बंगाल में इतनी ज्यादा वोटिंग कभी नहीं हुई। पश्चिम बंगाल तो छोड़ दीजिए, देश के किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव में इतनी ज्यादा वोटिंग कभी नहीं हुई। मित्रों, जब हमने डीएनए की शोधशाला में पड़ताल की तो पता चला कि बंगाल में जितनी वोटिंग हुई उतनी वोटिंग आज तक दुनिया के स्वैच्छिक मतदान वाले किसी भी लोकतांत्रिक देश में नहीं हुई। ये बहुत बड़ी बात है। आज आपको जानना चाहिए 92% से ज्यादा वोटिंग का मतलब क्या है। आज आपको देखना चाहिए बंगाल के हर बूथ पर सेंट्रल फोर्स की तैनाती ने कैसे चुनाव का माहौल बदल दिया, कैसे चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों के जवान बंगाल में भय और हिंसा मुक्त चुनाव कराने में सफल रहे। मित्रों, विद्वानों ने कहा है कि वोट देना केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जवाबदेही है। पश्चिम बंगाल के लोगों ने इस बार इस जिम्मेदारी को सबसे बेहतर तरीके से निभाया। जैसा कि हमने आपसे कहा, अब तक जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से 92% से ज्यादा लोगों ने वोट डाले। ये नंबर अभी और बढ़ सकते हैं। मित्रों, इससे पहले बंगाल के चुनावी इतिहास में सबसे ज्यादा वोटिंग साल 2011 में हुई थी। तब वहां 84.33%, 3% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। उस चुनाव में 34 साल बाद लेफ्ट की सरकार बदली और ममता बनर्जी सत्ता में आई। इसके बाद वर्ष 2016 और 2021 में 82-83% वोटिंग हुई, लेकिन इस बार बंगाल में वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। मित्रों, पश्चिम बंगाल जितना बड़ा है उतने बड़े किसी भी राज्य में आज तक इतनी ज्यादा वोटिंग कभी नहीं हुई। तमिलनाडु में 2011 में सबसे अधिक 78% वोटिंग हुई थी। 1995 में महाराष्ट्र में 72% वोटिंग हुई और बिहार में 1951 के बाद सबसे ज्यादा 2025 में वोटिंग हुई थी। तब भी वहां 66 लगभग 67% लोगों ने ही वोट डाले थे। लेकिन बंगाल ने इस बार इतिहास बदल दिया है। मित्रों, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने कहा था कि लोकतंत्र में अधिकारों की रक्षा का तरीका है मतदान का इस्तेमाल करना। बंगाल के वोटर ने वही किया। 92% से ज्यादा वोट डालकर बंगाल के लोगों ने जो इतिहास बनाया है उसकी वजह क्या है वो भी आपको जाननी चाहिए। मित्रों, इस बार रिकॉर्ड वोटिंग के पीछे एसआईआर की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। एसआईआर में करीब 12% वोटर के नाम कट गए, इसलिए लोग अपने वोटिंग राइट्स को सुरक्षित रखने और भविष्य की लिस्ट में नाम बरकरार रखने के लिए बड़े पैमाने पर वोट डालने निकले। पिछले चुनाव की तरह महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से ज्यादा रहा, जो राज्य सरकार की कल्याण योजनाओं और सुरक्षा के कारण है। टीएमसी बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला भी वोटिंग के बढ़ने का एक अहम कारण माना जा रहा है। मित्रों, पश्चिम बंगाल में मतदान का जो कीर्तिमान बना है उसकी एक बड़ी वजह सुरक्षा का भरोसा भी है। इस बार सुरक्षा बलों की करीब 2500 कंपनियां तैनात की गई और लगभग 2,40,000 जवान चुनाव कराने में लगे हुए हैं। जिन केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या अधिक थी वहां 20 से 22 सशस्त्र बलों के जवान तैनात किए गए, जबकि छोटे बूथों पर करीब 10 जवानों की तैनाती रही। सेंट्रल फोर्स के जवान शांतिपूर्ण चुनाव कराने में किस तरह जुटे रहे वो अब हम आपको दिखाना चाहेंगे। मतदान को सफल बनाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस ने जी जान लगा दी। 24 घंटे हो चुके हैं, लगातार 24 घंटे से ड्यूटी पे हैं और जब तक ईवीएम मशीन यहां से चली नहीं जाएगी तब तक इनकी जिम्मेदारी रहेगी इस बूथ की रखवाली करने की। ये पहला पहरा है। यहां से जो भी मतदाता जाता है उसको ये लोग स्कैन करते हैं और उसके बाद अंदर भी आपको इसी तरीके से सिक्योरिटी दिखाई देगी। यानी हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा सफल बनाने का अभियान, चुनाव का उत्सव
अर्धसैनिक बलों के कंधों पे है और पहला पड़ाव हम पार कर चुके हैं। मित्रों, ये केंद्रीय सुरक्षाकर्मी सिर्फ चुनाव तक नहीं बंगाल में रहेंगे। इस बार 45 से 50 हजार जवान चुनाव के बाद भी तैनात रहेंगे। केंद्रीय सुरक्षा बलों ने आम लोगों को यह विश्वास दिलाया कि वो उनके साथ हैं। जो लोग गुंडों के डर से वोट डालने के लिए घर से नहीं निकल पा रहे थे, उन्हें सुरक्षा बलों ने बाहर निकाला और बूथ तक लेकर गए। मुर्शिदाबाद के डोमकल में कुछ वोटर रात भर डरे हुए थे। वो वोट डालना चाहते थे, लेकिन हिंसा के कारण मतदान केंद्रों पर जाने से डर रहे थे। उनका कहना था अगर सेंट्रल फोर्स उन्हें घर से मतदान केंद्र तक लेकर जाएगी और वापस घर तक छोड़ देगी, तभी वो वोट डालेंगे। मित्रों, ये लोग जैसा चाहते थे, सेंट्रल फोर्स ने वैसा ही किया। उन्हें सुरक्षित घर से मतदान केंद्र तक पहुंचाया। जब इन्होंने वोट डाल लिया तो उन्हें सुरक्षित वापस घर तक छोड़ भी दिया। अब हम आपको सुनाते हैं कि मुर्शिदाबाद के लोगों ने क्या कहा। डोमकल रायपुर का जो गांव है, इस गांव में बहुत सारे वोटर हैं जो लोग वोटिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत डर है। टीएमसी का ऊपर जो आरोप है जो वो लोग इतना डर दिखा रहा है कि ये लोग वोट नहीं डाल सकता है। मैं बात कर लूँगी यहाँ का गांव का जो है प्रॉब्लम क्या है वोट डालने से। देखिए, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। गांव वाला पूरा डर गया। कल रात में हंगामा हुआ है। यहाँ पे 4 आदमी हॉस्पिटलाइज्ड है। अभी रास्ते में मतलब जो जिस जगह में मतदान हो रहा है वो तो उसका माहौल ठीक है, लेकिन बाहर गांव का माहौल ठीक नहीं है बोल के कोई नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ हम लोग का ये कहना है कि प्रशासन अगर सेंट्रल फोर्सेस या पुलिस साथ में लेके जाएगा तो गांव वाला वोट दे पाएगा, नहीं तो नहीं पाएगा। सिर्फ जाना नहीं है, वोट देने के बाद घर में पहुंचना है। सेंट्रल फोर्स और चाहिए। स्टेट पुलिस का ऊपर कोई भरोसा नहीं है? नहीं, उसका वो टीएमसी का पुलिस उसका कब्ज नहीं जाएगा। पहले बहुत दिक्कत था, पंचायत इलेक्शन में वोट नहीं डाल पाया। अभी आज अगर सेंट्रल फोर्स नहीं जाता, नहीं लेके आता तो हम लोग नहीं वोट डाल पाता। टीएमसी गुंडा बाहिनी आने के लिए अटैक कर बोला, इसलिए मैं आएगा नहीं, वो केंद्र बाहिनी लेके आएगा इधर। टीएमसी लोग है ना, उसको इधर आने नहीं देते हैं। आते हैं आदमी वोट देने के लिए, फिर वापस देते हैं। वो आदमी उधर से डर आता है, इसीलिए आता नहीं। ये लोग सुबह से घर से निकल नहीं सकता था क्योंकि डर से। डर किसका था? टीएमसी जो गुंडा लोग हैं उन लोगों का डर था। उन लोगों का घर से डराना धमकाना जा रहा था कल रात से वोट ना देने के लिए। उसके बाद जो सेंट्रल फोर्स है, पुलिस है, वो लोग आया। उसके बाद ये लोग बूथ तक पहुंच पाया। डीएनए मित्रों, शांतिपूर्ण चुनाव कराने में जुटे सुरक्षा बलों के जवान एक तरफ लोगों को सुरक्षा का भरोसा दे रहे थे तो दूसरी तरफ उनकी मदद भी कर रहे थे। हमारी बाईं तरफ आप मुर्शिदाबाद की ही दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों ने एक दिव्यांग व्यक्ति की मदद की, उन्हें रिक्शे पर बैठाया और उनके मताधिकार का प्रयोग करने में सहयोग किया। ऐसी ही एक तस्वीर मालदा से भी आई, जहां सुरक्षा में लगे जवान एक बुजुर्ग को हाथ पकड़कर उनके बूथ तक लेकर गए, उन्हें आसानी से मतदान करने में मदद कराई। एक तस्वीर बहरमपुर से भी आई, जहां वोटर लंबे समय से धूप में खड़े थे। सुरक्षा बलों ने उन्हें पानी पिलाया। सुरक्षा बलों ने इस चुनाव में जो भूमिका निभाई है उसको लेकर लोग क्या कह रहे हैं वो भी आपको ध्यान से सुनना चाहिए। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव में केंद्रीय आधा सेना आज बिल्कुल अनसंग हीरो की तरह काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था के साथ साथ वाहिनी ने मानवता की हाथ बढ़ाई। जिस बूथ में अभी हम खड़े हैं, मुर्शिदाबाद की बहरमपुर की वो बूथ में वाहिनी को बुजुर्ग लोगों को लाइन से अलग अलग चुन चुन के उनकी मदद करके बूथ तक लेने वाली छवि सामने आया। वाहिनी के हाथ में दिया हुआ ठंडा पानी का बोतल वाहिनी बांट दिया कतार में खड़ी हुई महिलाओं को। जा रहा है आ रहा है, लोग को टैकल कर रहा है, ये बहुत अच्छा कर रहा है। टैकल के साथ साथ क्या सहायता भी कर रहे हैं? हाँ, हेल्प कर रहे हैं। हाँ बहुत। 10 में कितने नंबर देंगे वाहिनी? 10 में 9, 10 में 10। 10 में 10 देंगे। मैं आपको अच्छी तस्वीर दिखा देता हूँ। यही वो जवान है जिनसे दूसरी जगह लोग भिड़ रहे हैं। वही जवान देखिए कैसे पकड़कर वोटिंग कराने के लिए ले जाते।
नजर आ रहे हैं। ये जवान व्यवस्था संभाले हुए हैं, ये वोट करा रहे हैं, मतदान करा रहे हैं। मतदान कराते हुए ये तस्वीर देख लीजिए। मित्रों, सुरक्षा बल के जवान एक तरफ वोटर की मदद कर रहे थे तो दूसरी तरफ सेंट्रल फोर्स के यही जवान हिंसा करने वालों पर नजर भी रख रहे थे। हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मियों ने जिस तरह लोगों को आश्वस्त किया और हिंसक प्रवृत्ति के लोगों पर नजर रखी, उससे हिंसा में काफी कमी आई। आज हम बंगाल से आई हिंसा की तस्वीरें देख रहे थे, गिनती कर रहे थे। हमें सिर्फ 5-6 घटनाएं ऐसी दिखी, जबकि पहले के चुनाव में हिंसक घटनाओं की संख्या कभी 50 तो कभी 500 या उससे भी ज्यादा होती थी। मित्रों, इस बार बीरभूम में पुलिस की गाड़ी पर हमले की कोशिश हुई। मुर्शिदाबाद के नौदा और डोमकल में भी वोटिंग के दौरान हंगामा हुआ। नौदा में कुछ लोगों ने बम फेंकने की कोशिश की। आसनसोल पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। कुमारगंज के बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु सरकार के साथ मारपीट की गई। मालदा के हरिश्चंद्रपुर विधानसभा में 2 बूथों पर हंगामा हुआ। हुमायूं कबीर के काफिले पर हमला हुआ। पूरे दिन में यही 5-6 बड़ी घटनाएं हुई। मित्रों, हिंसा की एक भी घटना जायज नहीं है, लेकिन ये भी स्याह सच है कि हर चुनाव में हिंसा की कुछ घटनाएं होती है। लेकिन इस बार बंगाल में जो हिंसा हुई वो 2021 की तुलना में काफी कम है। आप उसे आटे में नमक के बराबर भी कह सकते हैं। आप इसे बंगाल में चुनावी हिंसा के रिकॉर्ड को देखते हुए नाम मात्र की हिंसा भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों? इसके लिए हम कुछ पुरानी घटनाएं आपको याद दिलाना चाहेंगे। मेरी बाईं तरफ ममता बनर्जी की जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो 2021 की है। ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही थी। वोटिंग के दिन जब वो एक बूथ पर पहुंची तो हंगामा हो गया। हंगामा इतना ज्यादा हो गया कि 2 घंटे तक वो वहीं फंसी रहीं। बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों और पुलिस के पहुंचने के बाद उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला जा सका। मित्रों, आज भी नंदीग्राम में चुनाव हुआ, लेकिन हिंसा की वैसी तस्वीर नहीं आई जैसी 2021 में आई थी। 2021 में पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम में भारी तनाव था। ममता बनर्जी घायल हो गई थी, लेकिन इस बार शांतिपूर्ण मतदान हुआ। पश्चिमी मेदिनीपुर में भी पिछले चुनाव में भारी हिंसा हुई थी, लेकिन इस बार वहां पर अपेक्षाकृत शांति रही। झारग्राम में 2021 के चुनाव में जबरदस्त बमबाजी और पत्थरबाजी हुई थी। इस बार वहां भी कम हिंसा हुई। बीरभूम में पिछली बार बम चले थे, गोलियां चली थी, कई लोगों की मौत हुई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मुर्शिदाबाद में पिछली बार हिंसक झड़प में मौत तक हुई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। कूच बिहार में 2021 के चुनाव में मामला इतना बिगड़ गया था कि सीआईएसएफ की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस बार यहां भी स्थिति कंट्रोल में रही। मित्रों, 2021 में सामूहिक हिंसा बड़े स्तर पर हुई थी। झड़प, फायरिंग में कई मौतें हुई थी, यहां तक कि बूथ कैप्चरिंग भी हुई थी। लेकिन इस बार बमबाजी, पत्थरबाजी और सियासी झड़प तक ही सीमित रही। मित्रों, बंगाल में चुनावी हिंसा का इतिहास बहुत पुराना है। 60 और 70 के दशक में जब नक्सल आंदोलन शुरू हुआ था, उसी दौरान से राजनीतिक हिंसा का माहौल बनना शुरू हो गया था, जो अब भी जारी है। लोकसभा से लेकर पंचायत स्तर तक किसी भी तरीके का चुनाव हो, बिना हिंसा ये नहीं होता। मित्रों, अमेरिकी विद्वान मार्क ट्वेन ने कहा है कि आदत को एकदम नहीं बदला जा सकता, उसे धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है। यही बंगाल में भी हो रहा है। जो चुनावी हिंसा 50 सालों से चल रही है वो एकदम खत्म नहीं हो सकती, लेकिन जिस तरह इस बार हिंसा में कमी आई उसके संकेत बहुत शुभ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी हिंसा में कमी को लेकर क्या कहा, अब हम वो आपको सुनाते हैं। मैं जब से राजनीति में आया हूं, मैं शायद कह सकता हूं ये पहला ऐसा चुनाव है पिछले 50 साल में, पिछले 50 साल में ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें हिंसा कम से कम हुई है। वरना हर हफ्ता किसी को फांसी पर लटका देते थे और बोल देते थे आत्महत्या कर दी। यानी एक प्रकार से गुंडा राज चलता था। मित्रों, आज बंगाल में प्रधानमंत्री मौजूद थे, ग्राउंड पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, लेकिन ममता बनर्जी वोट डालकर घर चली गई। दोपहर के बाद वो बाहर निकली। 3 बजे के करीब उन्होंने कोलकाता की सड़कों पर रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा ये जो बम्पर वोटिंग हुई है वो एसआईआर के खिलाफ हुई है। ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी फिर से जीतेगी। जब वो लोगों से संवाद कर रही थी तो उन्होंने कहा मुझे किसी पद में दिलचस्पी नहीं है। ममता बनर्जी ने और क्या क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। কেন বলছেন খাওয়াচ্ছেন টিভিকে? लोगों की मानसिकता को समझने के बाद आज तक हुए मतदान को देखते हुए हम पहले से ही जीतने की स्थिति में हैं। मुझे किसी पद में दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ केंद्र में बीजेपी सरकार का अंत चाहती हूँ।
मित्रों, रिकॉर्ड वोटिंग के बीच ममता के इस बयान का मतलब क्या है, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आज जिन 152 सीटों पर वोटिंग हुई वो ममता बनर्जी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2021 के चुनाव में इन 152 में से 115 सीटें टीएमसी ने जीती थी, जबकि बीजेपी 46 सीटें उसको मिली थी। दक्षिण बंगाल में टीएमसी ने लगभग क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार जिस तरीके की वोटिंग हुई है उसका संकेत ममता बनर्जी के लिए अच्छा नहीं है। मित्रों, बंगाल में आज के चुनाव के लिहाज से अगर कोई नायक बनकर उभरा है तो वो दो हैं, एक सुरक्षा बल के जवान और नंबर 1 पर बंगाल के मतदाता, जिन्होंने आज अपने वोट से विश्व कीर्तिमान बनाया है। मित्रों, दुनिया में जहां जहां स्वैच्छिक मतदान होते हैं, यानी जिन देशों में लोग हमारे देश की तरह ही वोटिंग करते हैं, उनमें सबसे ज्यादा वोटिंग का रिकॉर्ड उरुग्वे के नाम है। उरुग्वे में 2019 के चुनाव में सबसे ज्यादा 90% वोटिंग हुई थी, जबकि वहां पर मतदान अनिवार्य है। स्वीडन में 2014 के चुनाव में करीब 85% वोटिंग हुई थी। दक्षिण कोरिया में लगभग 80% वोट डाले गए थे। ये मैक्सिमम नंबर है, सर्वाधिक आंकड़े हैं। और बंगाल में 92% से ज्यादा वोटिंग हुई, इसलिए हमने कहा बंगाल ने आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। डीएनए मित्रों, अब हम वोटिंग परसेंट के ट्रेंड को डिकोड करने वाले हैं। कई विशेषज्ञ ये दावा करते हैं कि अगर चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ता है तो सरकार बदलने के आसार होते हैं, लेकिन क्या बंगाल में यही थ्योरी फिट बैठती है? मित्रों, सबसे पहले बंगाल के पिछले 3 चुनाव के आंकड़ों पर आप ध्यान दीजिए। 2011 के विधानसभा चुनाव में 84% वोट पड़े थे, जो पिछले विधानसभा चुनाव से करीब 3% ज्यादा थे। इस चुनाव में ममता बनर्जी ने लेफ्ट की बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका था। इसके बाद के हर विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत गिरता गया। हर विधानसभा चुनाव में करीब करीब 1% वोट परसेंट गिरता चला गया और हर बार ममता बनर्जी चुनाव जीतती गई। लेकिन इस चुनाव में वोटिंग प्रतिशत के जो आंकड़े अभी तक सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक पिछले चुनाव से 10% ज्यादा वोटिंग हुई है। तो क्या बंगाल में बदलाव होने वाला है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ममता राज से पहले के आंकड़े भी देखने चाहिए। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के शासनकाल में जो 7 चुनाव हुए, उसमें अगर हम देख लें तो वोटिंग परसेंटेज क्या क्या रहा, यह भी आप देखिए। 1977 में 56% सीपीएम जीती चुनाव, 82 में 76%, 20% बढ़ा, लेकिन फिर भी सीपीएम के हाथ में ही सत्ता रही। 87 में 78%, 2% बढ़े, लेकिन सीपीएम के हाथ में सत्ता। 1991 में 77%, 1% ये मतदान कम हुआ, लेकिन सीपीएम ही सरकार ही बनाई। 1996 में 83%, 6% वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, सीपीएम के हाथ में सत्ता आई। 2001 75%, 8% के आसपास मतदान कम हुआ, सीपीएम के हाथ में ही सत्ता रही। और 2006 में 82% मतदान हुआ, 7% बढ़ा लगभग ये प्रतिशत, लेकिन सत्ता सीपीएम के हाथ में रही। लेकिन यहाँ एक चीज़ और ज़रूर गौर करना चाहिए हमें कि इस सब के बीच में सिर्फ और सिर्फ वोटिंग परसेंटेज पर ही ध्यान नहीं देना होगा, क्योंकि लेफ्ट ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल पर अपना कब्जा जमाया हुआ था और जो हालात बनाए हुए थे, वोटिंग परसेंटेज के साथ साथ एक वो फैक्टर भी था जो उसके सरकार बनाने में सहयोग कर रहा था या उसको फायदा दे रहा था। बदलाव के लिए मतदान का बढ़ना एक संकेत हो सकता है, लेकिन ये एकमात्र संकेत नहीं है। परिणाम इस पर भी निर्भर करते हैं कि किस वर्ग के लोग वोट डाल रहे हैं, किस मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं।